हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं जो कि है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनेमिक्स शुरू करने से पहले आप जाकर काइनेमेटिक्स फिनिश कर लें। काइनेमेटिक्स मैंने पहले ही पढ़ा रखा है न्यूटन्स लॉ के पहले, जब हम लोग फिनिश कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद हम लोगों ने ख़त्म किया था रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के बाद मैंने काइनेमेटिक्स वहीं पर ख़त्म कर दिया था, ताकि सारा काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर रहे, ज़्यादा जो मोशन के बारे में हम लोग को जानना रहे, हम लोग वहीं जान लें। तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं डायनेमिक्स का पोर्शन। डायनेमिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन में फोर्सेस किस तरह से लेंगे, सर्कुलर मोशन को हम लोग डील कैसे करेंगे, ये सब हम लोग आज यहाँ जानेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बारे में बता दूं कि सर्कुलर मोशन में जो काइनेमेटिक्स होता है उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक आपका बॉडी है, एक आपका मास एम है जो कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका रेडियस आपका है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम काइनेमेटिक्स में आपको पहले बता रहा हूँ कि ये मैं काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। काइनेमेटिक्स के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो इसको हम लोग जब कोई भी मास आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते होता है तो उसको हम लोग डील कैसे करते हैं। तो इसके पास हम लोग बोलते हैं कि दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। दो टाइप के एक्सेलरेशन कहने का मतलब एक आपका टेंजेंशियल में आता है, एक आपका रेडियल में आता है। तो वेट 1 सेकेंड, मैं आपको दिखा दूं कि दो टाइप का मोशन होता है, इसके पास एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन आपका ए रेडियल की तरफ होता है, एक एक्सेलरेशन आपका ए टेंजेंशियल की तरफ होता है। जो ए रेडियल होता था उसको हम लोग बोलते थे v² बाई आर बोला करते थे, या ओमेगा² बाई आर बोला करते थे, या इसको ओमेगा इंटू वी बोला करते थे, क्योंकि ओमेगा वी के बराबर हो जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा इंटू वी। तो ये जो वैल्यू होता था वो रेडियल एक्सेलरेशन का होता था, और इसके कारण पार्टिकल रोटेट करता था। इस एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल का स्पीड नहीं चेंज होता था, बल्कि डायरेक्शन चेंज होता था। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। हम लोग इसको बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इस एक्सलेशन से हम लोग क्या चेंज करते थे, डायरेक्शन चेंज करते थे, ठीक है। अब हम लोग एक एटी हुआ करता था। एटी क्या होता था कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता था। इसको हम लोग बोलते थे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट। और इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं डी मॉड वी बाई डी टी, राइट। एंड एटी वॉज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सलेशन था। अल्फा वॉज इक्वल टू एंगुलर एक्सलेशन। एंगुलर एक्सलेशन कहने का मतलब अल्फा वॉज ऑल्सो इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। दिस वॉज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो हम लोग अल्फा ऐसे कैलकुलेट करते थे, मतलब ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोला करते थे, अल्फा। तो याद रखें कि सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलेरेशन, एक एक्सेलेरेशन रेडियल एक्सेलेरेशन, दूसरा है आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। जनरली हम लोग एक्सेलेरेशन को रिजॉल्व किया करते थे, याद रखिए, जब हम लोग पार्टिकल कोई भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता था तो उस केस में हम लोग एक्सेलेरेशंस को एक्स या वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व किया करते थे, ठीक है। यहाँ पर एक्स या वाई नहीं होकर यहाँ पर ए रेडियल और ए टेंजेंशियल होता है। और इसी बात पर अगर मैं नेट एक्सेलेरेशन की बात करूं तो ए और ए आर और ए टी का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आपका नेट एक्सेलेरेशन होगा। वो आपका क्या होगा, नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा। उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ए जो नेट आ जाएगा आपका, चलिए हम लोग इस कलर से लिख लेते हैं। जो ए नेट आ जाएगा आपका, सॉरी इसको ए टी और ए आर नहीं समझना है आपको। ए जो नेट आ जाएगा वो आपका हो जाएगा √/AR² प्लस AT²। तो इस तरह से हम लोग नेट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किया करते थे, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब होगा कि पार्टिकल अपना ओमेगा जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी कैन से दैट AT विल बी इक्वल टू 0। पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है, बस उसके पास एयर हो जाएगा। ओनली एयर विल बी देयर।
ठीक है। तो वहाँ पर बस क्या होगा, एयर आपका हो जाएगा पार्टिकल के पास, राइट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि डायनेमिक्स को सर्कुलर मोशन में हम लोग कैसे सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें ये दोनों वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, अदर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका क्या है कि फोर्सेज विच एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। तो वैसे फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट हो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिए कि सेंट्रीपिटल बस एक नाम है, इसमें कुछ नया टाइप का फोर्स नहीं आने वाला है, इसका कुछ अलग अलग नेचर नहीं होगा। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सो एक्चुअली इट डज नॉट हैव एनी नेचर बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट अ काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट टुवर्ड द सेंटर। तो जो भी फोर्सेज, कोई भी अगर सपोज कीजिए कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें जो भी फोर्स रहेगा वो सेंटर की तरफ एक्ट होते रहेगा, तो सेंट्रीपिटल के नाम से जाना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एग्जांपल आपका यहाँ पर है कि यहाँ पर एक सर्कुलर बॉल है, सपोज कीजिए स्फेरिक हेमी स्फेरिकल या कुछ मान लीजिए बॉल है, ठीक है। इसमें एक आप पार्टिकल रखते हैं तो पार्टिकल क्या सर्कुलर मोशन करता है, सेंटर इसका सपोज कीजिए यहाँ है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप हम इसको इस पार्टिकल को अगर हम लोग बॉल में रखेंगे तो होगा क्या कि नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर की तरफ लेगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर लेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लेगा। कहीं भी पार्टिकल हो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा हमेशा सेंटर की तरफ लगते रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस केस द नॉर्मल रिएक्शन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, एन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। तो यहाँ पर एन क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इसको हटाइए, बस जगह को खराब कर रहा है, राइट। सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट, करेक्ट। एन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम लोग सपोज कीजिए किसी स्ट्रिंग के हेल्प से किसी मास को हम लोग रोटेट करवा रहे हैं, किसी स्ट्रिंग के हेल्प से हम लोग मास को स्विंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मास को स्विंग करवा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो टेंशन होगा हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होगा। टेंशन किधर एक्ट होगा, सेंटर की तरफ एक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर टेंशन जो हो जाएगा, टेंशन फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ वही नॉर्मल हो गया, यहाँ वही टेंशन होगा। तो हर जगह पे हर केस में आपका क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्सेज चेंज होते रहेंगे। बस ये याद रखना है कि उसको सेंटर की तरफ लगना चाहिए। और देखिए सर्कुलर मोशन में कोई ना कोई फोर्स को तो सेंटर की तरफ लगना ही है, क्योंकि क्यों लगना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक एक्सलेशन होता है सेंटर की तरफ, ए रेडियल होता है किधर, सेंटर की तरफ एक्ट होता है। तो अगर सेंटर की तरफ अगर एक्सलेशन है तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, तभी एक्सलेशन सेंटर की तरफ आने वाला है, राइट, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कि एन एंड टी आर सेंट्रीपिटल फोर्सेज इन बोथ केसेस, राइट। अब ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स से हम लोग धीरे धीरे और भी जानेंगे। जैसे कि आपका ग्रेविटेशन में अगर दो प्लैनेट जैसे कि ये हो गया कि ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। अब अर्थ के अराउंड जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया Fg हम लोग बोल दें इसको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके कारण मून क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग द मून टुवर्ड्स अर्थ। इट्स नॉट पुलिंग द मून टुवर्ड्स अर्थ, इट इज फोर्सिंग मून टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर मोशन, करेक्ट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस केस में अगर मून पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसके कारण मून जो है चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, मून चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो यह है कि एक स्यूडो फोर्स है। अब स्यूडो फोर्स जैसे ही मैंने नाम लिया आपको पूरा स्यूडो फोर्स का कहानी याद होना चाहिए कि स्यूडो फोर्स एक झूठा फोर्स है। इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, कोई ना कोई ऑब्जर्वर होता है, वो ऑब्जर्वर आपका एक्सलेट होते रहता है, राइट। तो यही से शुरुआत करते हैं हम लोग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट्स अ स्यूडो फोर्स, सबसे पहला पॉइंट है आपका सेंट्रीफ्यूगल मीन्स इट्स स्यूडो फोर्स, राइट। हम लोग इसको नाम दे रहे हैं स्यूडो फोर्स। फ्रेम इज कंसिडर्ड
बॉडी इटसेल्फ। अब देखिए, अब बात आती है कि स्यूडो फोर्स तो है, तो स्यूडो फोर्स को एक्ट करवाने के लिए स्यूडो फोर्स आपका तभी एक्ट होता है जब कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, ठीक है, कोई क्या हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसमें जो फ्रेम है वो फ्रेम हम लोग बॉडी को ही चूज करते हैं। मतलब हम लोग क्या बोले कि एक बॉडी है, चलिए सर्कुलर मोशन आपका कर रहा है, v स्पीड से आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करें कि इस बॉडी को ही हम लोग क्या बना देंगे, इस बॉडी को ही हम लोग फ्रेम बना देंगे। मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए कि बॉडी पे कोई बैठ गया, भूत बैठ गया, ठीक है, आदमी को नहीं बैठाना, नहीं तो बॉडी घूमना ही बंद कर देगा। तो मान लिया जाए कि एक भूत बैठ गया बॉडी पे, राइट, घोस्ट। तो आपका यहाँ पर बैठ गया, तो ये क्या होगा कि ये अब ऑब्जर्व करेगा बॉडी को, राइट। अब ये ऑब्जर्व करेगा, तो आप सबको पता है कि ये जो ऑब्जर्वर है, 1 सेकेंड मैं थोड़ा अलग ड्रॉ करता हूँ, ये जो ऑब्जर्वर है जो बॉडी के साथ ही बैठा है, तो इस ऑब्जर्वर के पास अब एक एक्सेलरेशन होगा। ऑक्सीलेशन किधर होगा इस ऑब्जर्वर के पास, रेडियल एक्सेलरेशन, ए रेडियल, राइट। और वो ए रेडियल का वैल्यू तो आपको पता है कि ए रेडियल का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा वी एस स्क्वायर बाई आर। दिस वैल्यू इज नथिंग बट वी एस स्क्वायर बाई आर, और यू कैन से ओमेगा स्क्वायर आर, और एक्चुअली वॉट एवर यू वांट टू से, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हियर, राइट। तो ए रेडियल जो है वी एस स्क्वायर बाई आपका आर है। अब इस वी एस स्क्वायर बाई आर जो कि बॉडी, जो कि ऑब्जर्वर का एक्सेलेशन है एज वेल एज बॉडी का भी एक्सेलेशन है, यही बात ध्यान रखिए कि दोनों ऑब्जर्वर का भी एक्सेलेशन है, बॉडी का भी एक्सेलेशन है। लेकिन अब मैं ये वी एस स्क्वायर बाई आर एज ए ऑब्जर्वर का एक्सेलेशन यूज करने वाला हूँ, ठीक है, तभी मैं जीरो फोर्स लगा सकता हूँ। तो पॉइंट्स क्या आते हैं, ध्यान सुनिएगा, लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ऐसे तो सही लोग बाद में याद कर लेते हैं कि वी एस स्क्वायर बाई होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी एस स्क्वायर बाई आर, लेकिन आता ऐसे है कि जीरो फोर्स है। अब बॉडी को अगर हम लोग ऑब्जर्वर, बॉडी पर ही हम लोग अगर फ्रेम को बैठा दें, तो इस फ्रेम का एक्सेलेरेशन होगा वी एस स्क्वायर बाई आर। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम हम लोग एक जीरो फोर्स लगाने वाले हैं, और जीरो फोर्स जब लगाएंगे तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम होता है। तो फ्रेम अगर आपको सेंटर की तरफ एक्सेलेट हो रहा है, तो इस बॉडी पे जब जीरो फोर्स लगाएगा तो सेंटर से बाहर की तरफ लगाएगा, राइट। अगर फ्रेम का एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो वो सीडो फोर्स जो है वो किधर लगाएगा, फ्रेम से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ लगाएगा, राइट। और उसका जो वैल्यू होता था वो होता था मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम, एम इंटू ए आर। और ए आर जो है बॉडी का भी सेम ही है और ऑब्जर्वर का भी सेम ही है। तो याद रखिए कि मैं यहाँ पर तभी लगा रहा हूँ एम ए आर एक्सेलरेशन जो है एम इंटू ए आर सीडो फोर्स में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ए आर जो है फ्रेम का एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, ना कि बॉडी का एक्सेलरेशन है। हाँ, वैल्यू तो सेम आएगा क्योंकि ए आर दोनों का सेम ही है, दोनों एक ही साथ रोटेट कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सीडो फोर्स, जो बोल सकते हैं वो हो जाएगा आपका एम वी ए स्क्वायर बाई आर, और यू कैन ऑल्सो राइट एम ओमेगा स्क्वायर आर, करेक्ट। So these are the accelerations of frame, correct। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम्स हो गया, सॉरी, दीज आर द वैल्यू ऑफ सीडो फोर्स, दीज आर द वैल्यू ऑफ सीडो फोर्स। तो याद रखिएगा कि आपका सेंट्रीफ्यूगल एक सीडो फोर्स है, जो वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, और एक्ट होगा आपका सेंटर से अवे की तरफ, सेंटर से क्या होगा, अवे की तरफ। अब इसी कारण से देखिए अब होता क्या है कि हम लोग ये याद रखते हैं कि अगर हम लोग जीरो फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर तो इस पर बैठ चुका है। तो अगर ऑब्जर्वर बॉडी पे बैठ चुका है तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि बॉडी तो ये मूव ही नहीं कर रहा है जरा सा भी, क्योंकि बॉडी तो मेरे पास है हमेशा। अगर ऑब्जर्वर बॉडी पे बैठा है तो ऑब्जर्वर क्या सोचेगा, ऑब्जर्वर सोचेगा कि बॉडी तो मूव ही नहीं कर रहा है क्योंकि बॉडी हमेशा मेरे पास है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर क्या बोलता है हमेशा कि जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो आपका चेंज हो सकता है, कभी आपका टेंशन होगा, कभी नॉर्मल होगा। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अंदर की तरफ एक्ट होने वाला, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बाहर की तरफ एक्ट होने वाला, दोनों हमेशा बैलेंस होता है। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑलवेज बैलेंस ईच अदर, राइट, because centripetal will act towards the center and centrifugal will act away from the center। तो इस कारण से दोनों बैलेंस आउट कर देंगे।
और क्यों बैलेंस आउट, एक और रीज़न है क्योंकि ऑब्जर्वर बॉडी पे बैठा हुआ है। अगर ऑब्जर्वर बॉडी पे बैठा हुआ है तो ऑब्जर्वर देखा कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है मतलब इसका एक्सेलेरेशन बॉडी का क्या है, जीरो है, राइट। तो चलिए ये आपका याद रखना है, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, हालांकि हम लोगों ने हर बात को लिख रखा है, तो हम लोग फाइनली ये कंक्लूजन लिख लेते हैं एक बार कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is equal to mv स्क्वायर बाई आर, और यू कैन से m ओमेगा स्क्वायर आर। तीसरा फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं ए आर का, जो कि है v इंटू ओमेगा, राइट, बट उसको हम लोग रेयरली ही यूज करते हैं। तो देखिए, अगर मैं ये बात बोलूँ कि चलिए एक सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ठीक है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, एक स्ट्रिंग के हेल्प से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, करेक्ट, जिसको हम लोग एक्चुअली इस बात को हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ने वाले हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो यहाँ पर सपोज कीजिए उसका वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या है, v1 है, और यहाँ पर आपको उसका न्यूटन्स लॉ लिखना है, मतलब डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे कि ऊपर की तरफ टेंशन लेगा, नीचे की तरफ क्या लेगा, mg लेगा। और अगर आप सीडो फोर्स दिखाना चाहते हैं, अगर आप सीडो फोर्स दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अब देखिए, इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि एक दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी बॉडी को अगर डील करना हो तो आप सीडो फोर्स लगा भी सकते हैं, सीडो फोर्स नहीं भी लगा सकते हैं, राइट। तो अगर आप विदाउट सीडो फोर्स, हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग विदाउट सीडो फोर्स, यहाँ पर हम लोग बिना सीडो फोर्स के अगर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग इसके बारे में डील करें। एक्चुअली आप जानते हैं कि इसके बारे में हम लोग डील करें। तो आप बोलेंगे क्या कि कोई बात नहीं, ये तो हम लोग को पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करते रहता है v स्पीड के साथ, तो उसके पास एक रेडियल एक्सलेशन होता है जो कि होता है v स्क्वायर बाई आर, राइट। तो आप क्या बोलेंगे कि जो सेंटर की तरफ नेट एक्सलेशन है वो है v स्क्वायर बाई आर, या एयर है। तो आप क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर माइनस एम जी, क्योंकि एम जी सेंटर से बाहर एक्ट हो रहा है, राइट। तो टी माइनस एम जी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो यहाँ पर जो हो जाएगा टी माइनस एम जी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा एम वी वन स्क्वायर बाई आर। तो आप बिना सीडो फोर्स के ऐसे इक्वेशन को लिख सकते हैं, बिना सीडो फोर्स के आप ऐसे इक्वेशन को लिख सकते हैं, राइट। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि बहुत लोग सोचते हैं क्या है कि यहाँ पर एम जी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बेवकूफ़ियत होगी कि आप अगर आप बोलेंगे कि एम जी एक सीडो फोर्स है, वाई, क्योंकि एम जी एक रियल फोर्स है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो भी फोर्स, मतलब सीडो फोर्स एक, एम जी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, एम जी बहुत लोग सोच रहे हैं क्या कि एम जी एक सीडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो पहले मैं बता दूं कि सीडो फोर्स तो एम जी है ही नहीं, एम जी तो रियल फोर्स है। सीडो फोर्स जो होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, वो फिक्स है, ठीक है। वो अवे फ्रॉम द सेंटर इसलिए एक्ट होता है क्योंकि एक्सलेशन, जो फ्रेम का एक्सलेशन होता है, सेंटर की तरफ होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एम को भी सीडो फोर्स बोल देंगे, क्योंकि एम सेंटर से अवे की तरफ एक्ट हो रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ एक्ट हो रहा है, राइट। एम को सीडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बोलना है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि विथ सीडो फोर्स, अगर हम लोग विथ सीडो फोर्स अप्लाई करें, मतलब सीडो फोर्स करने का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर हो गया। तो अब क्या बोलेंगे क्या कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो टेंशन जो है इस केस में टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट होगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, उसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और एक अब सीडो फोर्स लगाऊंगा मैं, सीडो फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बाई आर, एक्चुअली इट्स एम वी वन स्क्वायर बाई आर, so it will be m v1 square by r, so zero force, राइट। मैं इसको यहीं पे दिखा सकता हूँ, वेट अ सेकेंड।
So mg is acting downward, right? And the centrifugal force will act mv1 square by r, which will be away also away from the center. So अगर हम लोग सीडो फोर्स के साथ लिखे तो ये बोल सकते हैं कि T सेंटर की तरफ लग रहा है माइनस एम जी माइनस एम वी वन स्क्वायर बाई आर, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम जो कि इसी पे बैठा हुआ है, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो एक्सेलेरेशन है बॉडी का क्या है, जीरो। तो फाइनली आपको वही आएगा जो लास्ट इक्वेशन में आपको मिला था, जो लास्ट केस में जिस जो इक्वेशन आपको मिला था वही इक्वेशन आपको यहाँ भी मिलने वाला है, राइट। तो इस तरह से हम लोग सीडो फोर्स के साथ डील कर सकते हैं या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ डील कर सकते हैं, राइट। याद रखिए कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएं ही लगाएं, लेकिन हाँ, ये इससे लगाने से मतलब थोड़ा कभी कभी आसान होता है क्वेश्चन देखना, क्वेश्चंस को आसान हो जाता है, राइट। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लोकेट द पॉइंट्स वेयर नॉर्मल बिटवीन ग्राउंड एंड साइकिल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ ही इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। देखिए आपका एक अच्छा सा साइकिलिस्ट है, राइट। अब ये कांस्टेंट स्पीड से कर्व हिल वाले रोड पे चल रहा है, यहाँ पर हिल का टॉप है, यहाँ पर हिल का बॉटम है, आप शेप देख सकते हैं, राइट। तो आपको बताना है कि कहाँ पर नॉर्मल मैक्सिमम होगा, कहाँ पर नॉर्मल मिनिमम होगा। तो देखिए इस पॉइंट पे हम लोग, चलिए हम लोग साइकिलिस्ट को एक ब्लॉक मान लेते हैं जो कि ब्लॉक वी स्पीड से जा रहा है। तो इस पॉइंट पे हम लोग इस पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। याद रखिए कि मैं इस केस में सेंट्रीफ्यूगल को भी यूज़ करने वाला हूँ। तो जो फोर्स एक्ट होंगे इस बॉडी पे, इस पॉइंट पे, उस हम लोग लिख सकते हैं फोर्सेज आर, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ आपका एम जी होगा, और इस ये एक सर्कुलर मोशन अभी परफॉर्म करने वाला होगा। तो उस सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ है, नीचे की तरफ है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आप बोलेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर, याद रखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, उसका वैल्यू आप बोलेंगे एम वी ए स्क्वायर बाई, चलिए आर मान लेते हैं इसका रेडियस, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब जो नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जो इक्वेशन बनेगा आपका, नेट फोर्सेस को आपको बैलेंस करना है टुवार्ड्स द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर को। तो आप ये बोल सकते हैं कि एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर minus mg is equal to 0, right? So the n will become equal to mg minus mv square by r, mg minus mv square by r, करेक्ट। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इतना हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम साइकिलिस्ट को आगे बढ़ाएं, मतलब यहाँ पर अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लाने की कोशिश करें, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम लोग ये बोलें कि अभी भी वेलोसिटी v होगा आपका, सॉरी हम लोग वेलोसिटी को दिखा तो नहीं सकते, बीडी में, इसको हम लोग आगे ऐसे भी कर देते हैं। तो इस केस में सेंटर है सर्कुलर मोशन का ऊपर की तरफ है, नॉर्मल हो जाएगा वो ऐसे एक्ट होगा, एम जी होगा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है, सबको पता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर ऊपर की तरफ है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर जो होगा वो नीचे हो जाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं एम वी ए स्क्वायर बाई आर। इसको आप आर डैश या कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको बस मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एक्शन होगा हम लोग बोल सकते हैं कि एन माइनस एम जी एंड माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, आर डैश इज इक्वल टू 0. It means you will get normal is equal to mg plus mva square by r dash, right? So this will be the value of normal reaction in this case. सो एक्चुअली हम लोग क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेकेंड पॉइंट है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ज़्यादा है, फर्स्ट पॉइंट पे जो नॉर्मल कम है। तो जो मैक्सिमम नॉर्मल होगा, जो मैक्सिमम नॉर्मल की अगर बात करें तो मैक्सिमम नॉर्मल आपका इतना हो जाएगा, और मिनिमम नॉर्मल, सो दिस विल बी द एक्चुअली मिनिमम एंड दिस इज द पॉइंट विल गेट मैक्सिमम नॉर्मल। अगर आपको इच्छा है सोचने का कि और बिटवीन द पॉइंट्स कितने होंगे, तो बिटवीन द पॉइंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिटवीन द पॉइंट्स, सपोज कीजिए कि यहाँ अगर है वो, तो नॉर्मल आपका इस तरह से एक्ट होगा। इसको चलिए हम लोग n1 नाम देते हैं, इसको आप n2 नाम दे दीजिए, दिस विल n2, दिस इज n2 एक्चुअली, एंड दिस इज n1 एंड दिस वन इज n1, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसको n नाम दे देते हैं।
तो यहाँ पर एम जी नीचे की तरफ एक्ट होगा, राइट। जो है सेंटर जो है, हम लोग अब देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली आ चुका है। यहाँ पर सेंटर हम लोग रेडियस इनफाइनाइट बोल सकते हैं एक्चुअली। अगर आपको जानना है तो आप डिटेल में इसको मैं एक अलग वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं मान लेता हूँ कि ये थोड़ा और नीचे है, ये थोड़ा और क्या है, नीचे है। तो नॉर्मल सेंटर की तरफ एक्ट होगा आपका एम वी ए स्क्वायर बाई, यहाँ अगर हम लोग माने तो ये मान सकते हैं कि ये रेडियस है जो आर डैश है, क्योंकि सेंटर यही है आपका अभी भी, और एम जी जो है नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, राइट। तो ये सपोज कीजिए कि जो एंगल अभी है थीटा है, राइट। तो हम लोग इस केस में ये बोल सकते हैं, इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि या इस पॉइंट पे आप बोलिएगा कि एन जो कि सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है माइनस एम वी एस स्क्वायर बाई आर डैश जो कि सेंटर से अब एक्ट हो रहा है माइनस एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर डैश इज इक्वल टू जीरो। इस केस में एक एम जी का कंपोनेंट होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा नॉर्मल को बढ़ाने के लिए। जो एम जी का कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में देखें तो एक एम जी का कंपोनेंट आएगा एक्चुअली, वेट अ सेकेंड। इस पॉइंट पे आपका एक एम जी का कंपोनेंट आएगा जिसको हम लिख सकते हैं कि हैं एम जी कॉस थीटा, राइट। क्या बोल सकते हैं, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो एन का वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर बाई आर डैश प्लस एम जी, सॉरी इट्स जस्ट एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एम वी ए स्क्वायर बाई आर डैश प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस व्हाट, एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल का वैल्यू इतना है जो कि ना ही तो मैक्सिमम ना ही तो मिनिमम है। मैक्सिमम आपका एम जी जब डायरेक्ट एम जी का जब फुल कंपोनेंट होगा वो सेंटर की तरफ एक्ट होगा तब आपका मैक्सिमम जो कि यहाँ पर हो रहा है। मिनिमम होगा उस केस में एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। यहाँ पर इन बिटवीन है क्योंकि एम जी का एक कंपोनेंट यूज किया जा रहा है, राइट। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं किस पॉइंट पे आपका नॉर्मल मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे नॉर्मल मैक्सिमम होगा, राइट। आप इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं, मान लें कि आप एक वो क्या कर होता है, जो आप मेले में जाते हैं उसको, सॉरी मैं आई फॉरगॉट द नेम। सो इस पे आप रोटेट जब करते हैं, क्या देखिए होता है, या यू कैन इमेजिन रोलर कोस्टर राइड, राइट। इवन इफ यू हैवंट ऑन दैट, इवन इफ यू हैवंट ऑन दैट, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये मूव कर रहा है, राइट, अगर वो मूव करता है तो होता क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कांटेक्ट लूज। ऐसा लगता है कि हम लोग फ्री हो चुके हैं, मतलब कांटेक्ट हम लोग का छूट रहा है, उड़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग सबसे हाईएस्ट नॉर्मल फील करते हैं। तो इस पॉइंट पे जो पीक पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मल कम है, और इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या है आपका ज़्यादा है। या घूमने वाले झूले पे भी आप इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये झूला जाता है तो होता क्या है कि ऐसा लगता है कि कांटेक्ट छूटने वाला है। जब लोएस्ट पॉइंट पे आता है तो उसमें उस टाइम हम लोग का कांटेक्ट और ज़्यादा बन जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 इफ बोथ मासेज आर रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखिए अब हम लोग को T1 T2 निकालना है, करेक्ट। तो चलिए हम लोग एक डायग्राम को अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका एक स्ट्रिंग से दो मासेज कनेक्टेड हैं। दोनों स्ट्रिंग का लेंथ जो है, स्ट्रिंग्स का लेंथ L है। यहाँ पर जो मास है इस मास को हम लोग 2m बोल रहे हैं, इस मास को m बोल रहे हैं। तो आपको निकालना है कि टेंशन कितना होगा T1 एंड T2। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि दोनों जो रोटेट करेंगे दोनों का स्पीड तो अलग होगा लेकिन ओमेगा दोनों का सेम होगा। इसी कारण से जो फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर यूज़ करने वाला हूँ सेंट्रीफ्यूगल के लिए, क्योंकि जो वी होता है ओमेगा इंटू रेडियस होता है। आपका रेडियस अलग अलग है तो वी भी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन दोनों रोटेट एक साथ करेंगे, दोनों रोटेट क्या करेंगे, एक साथ करेंगे।
तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इस पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे तो हो जाएगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L, राइट। और सेंटर की तरफ क्या लगेगा T1। इसका अगर एबीडी आप ड्रॉ करते हैं तो चलिए हम लोग दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। इसका अगर आप एबी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर T1 टेंशन बाहर की तरफ, T2 टेंशन अंदर की तरफ, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप दिखाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका होगा 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, राइट। 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर एल, करेक्ट। तो चलिए अगर हम लोग T1 की बात करें, फॉर T1 हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका मास m हो चुका है। एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, हालांकि आप समझ सकते हैं उससे भी। तो T1 होगा बाहर की तरफ हो आपका हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L, सो विच विल बिकम इक्वल टू T1 विल बिकम, एक्चुअली दोनों अगर बैलेंस आउट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों बैलेंस आउट कर रहे हैं तो T1 विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर 2L, राइट। ये आपका T1 हो जाएगा। अगर हम लोग T2 की बात करें तो अगर हम लोग सेकेंड मास का 2m मास का भी डायग्राम ड्रॉ करें तो T2 आपका अंदर की तरफ लगेगा, T1 आपका बाहर की तरफ लगेगा, और साथ ही साथ ये आपका 2m ओमेगा स्क्वायर एल भी बाहर की तरफ लगेगा। तो आप बोल सकते हैं कि T2 विल बैलेंस, T2 जो होगा दोनों को बैलेंस करेगा, तो T2 विल बैलेंस T1 प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर एल, राइट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि T2 का जो वैल्यू हो जाएगा, T1 का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो एक्चुअली वहाँ भी 2m ओमेगा स्क्वायर एल है T1 का वैल्यू, तो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा 4m ओमेगा स्क्वायर एल। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड T1 बाई T2, सो एक्चुअली यू कैन सी इट्स T1 बाई T2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/2। T1 है आपका 2m ओमेगा स्क्वायर और T2 है आपका 4m ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट जो है, विथ व्हाट स्पीड मास m शुड रोटेट सो दैट 2m मास डज नॉट फॉल डाउन थ्रू द होल। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि एक टेबल पे मास रखा गया है, आपको फ्रिक्शनलेस टेबल मानना है। तो एक टेबल पे आपका मास m रखा गया है। मैं अगर बस ऊपर का डायग्राम ड्रॉ करूँ, अगर मैं बस आपका टेबल का डायग्राम ड्रॉ करूँ तो टेबल पे मास आपका 2m रखा गया है, सॉरी m रखा गया है, और इसको रोटेट हम लोग करवा रहे हैं, इस सर्कल में आपका रोटेट करें। तो रोटेट करने के कारण क्या होगा कि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बोल सकते हैं कि m v स्क्वायर बाई एल, अगर एल लेंथ है आपका, सॉरी हाँ एल लेंथ है, तो इस मास पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे की तरफ एक्ट हो, उससे कारण ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, टाइट करेगा। अगर इस स्ट्रिंग को टाइट करेगा तो क्या होगा, उसके कारण ये मास नीचे फॉल नहीं हो पाएगा, उसके कारण ये मास क्या होगा, नीचे फॉल नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि इसको ऊपर ये हैंग करेगा। तो आपसे यही पूछा रहा है कि इसको नीचे नहीं गिरने देने के लिए आपको कितना उसको वेलोसिटी देना है, कितना स्पीड आपको देना है ताकि ये मास 2m मास नीचे नहीं गिरे। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि 2mg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ होगा, और वही टेंशन यहाँ पर होगा। तो अगर हम लोग इस स्ट्रिंग में इतना टेंशन क्रिएट कर देंगे ताकि वो 2m मास को बैलेंस आउट कर दे, ताकि वो क्या करे, 2m मास को बैलेंस आउट कर दे, तो उस केस में बोल सकते हैं कि ये मास जो है नीचे की तरफ फॉल नहीं होगा, राइट। तो हम लोग बोलें कि फॉर नॉट टू फॉल, हम लोग बोल सकते हैं फॉर मास 2m नॉट टू फॉल, हम लोग ये बोल सकते हैं कि t शुड इक्वल टू 2mg, राइट। अगर t का वैल्यू 2mg है तो उसी t को हम लोग यहाँ पर ऊपर वाले मास पे लगाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर मास m t will be equal to m v square by l, right, or you can say 2mg will be equal to m v square by l, or it means we will get v is equal to under root 2gl। तो इतने वेलोसिटी से अगर आप उसको रोटेट करवाते हैं तो ये मास आपका फॉल नहीं करेगा। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल के साथ आएंगे, इसमें काफ़ी सारे हम लोग केसेस पढ़ने हैं, धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड